वेलकम बच्चों, गुड मॉर्निंग। बच्चों, आज हम अपने अध्ययन में पाठ 15 भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताएं और नवीन प्रवृत्तियों को पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले शब्द क्या आया है? भारतीय अर्थव्यवस्था। अब अर्थव्यवस्था क्या चीज होती है? अर्थव्यवस्था क्या चीज होती है? आप लोगों को हमेशा नाम सुनते हो ना, तो अर्थशास्त्र क्या चीज होती है? अर्थशास्त्र यानी वित्त से संबंधित, है ना। आय, धन, व्यय, उपभोग आदि से संबंधित शास्त्र को क्या कहते हैं? अर्थशास्त्र कहते हैं। इसी प्रकार अर्थव्यवस्था क्या होता है? अर्थव्यवस्था का होता है किसी भी देश की, किसी भी राष्ट्र की आर्थिक क्षेत्र से संबंधित वह व्यवस्था जिसमें आय, उपभोग, व्यय, उत्पादन आदि का अध्ययन किया जाए, वो क्या है? अर्थव्यवस्था है। तो अब सवाल उठता है भारतीय अर्थव्यवस्था कि भारतीय अर्थव्यवस्था की क्या विशेषताएं हैं और नवीन प्रवृत्तियां कौन सी हैं। तो बेटा, इसमें से भारतीय अर्थव्यवस्था की जो विशेषताएं हैं वो टॉपिक आपके सिलेबस से हटा दिया गया है, और जो नवीन प्रवृत्तियां हैं वो टॉपिक आपके सिलेबस में अभी है। लेकिन फिर भी हमें नवीन प्रवृत्तियों तक पहुंचने में थोड़ा सा हमको इसका परिचय जानना होगा कि आखिर क्या है। तो देखो बेटा, भारतीय अर्थव्यवस्था को एक पिछड़ी हुई अर्थव्यवस्था के नाम से जाना जाता था। जाता जाता है नहीं, जाना जाता था। जब भारत स्वतंत्र हुआ उसके पश्चात भारत के पास सबसे बड़ी समस्या थी अपने आर्थिक विकास को करने की। स्वतंत्रता से पूर्व, अंग्रेजों के आने से पूर्व हम सोने की चिड़िया के नाम से जाने जाते थे। फिर आखिर ऐसा क्या हुआ कि हम पिछड़ते चले गए? वो हमारे सामने हमारी हिस्ट्री में हमने पढ़ाई है कि हम उपनिवेश बन गए थे और हमारा आर्थिक शोषण हो गया था। हम पिछड़ते चले गए। फिर हम स्वतंत्र हुए, है ना, 1947 में। उसके पश्चात जब अंग्रेज भारत आए थे, उन्होंने व्यापार किया तो उन्होंने हमारे इंडिया का, भारत का समस्त व्यापार तहस नहस कर दिया था, है ना। सारा हमारी अर्थव्यवस्था पिछड़ चुकी थी। और जब हम आज़ाद हुए तो हम उस कंडीशन में नहीं थे कि हम विश्व की दूसरी अर्थव्यवस्थाओं से कोई प्रतियोगिता कर सकें, और हम एक अविकसित राष्ट्र के रूप में सामने आए थे। परंतु क्यों? उस समय हमारे पास जीवन की गुणवत्ता में कमी थी, आय का निम्न स्तर था, उपभोग का निम्न स्तर था, बेरोजगारी थी, निर्धनता थी, अशिक्षा थी, है ना। लेकिन समय के साथ जब बदलाव हुआ, हमारी धीरे 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 हम विकासशीलता अपना धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप हम विकास को करते गए। पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से हमारा विकास होता गया। अब वर्तमान में हम क्या है? हम विकासशील हैं, हम विकास कर रहे हैं। अब आपको कि विकासशील क्या होता है? विकासशील का होता है जो आपके पास उपलब्ध, जितने आपके पास संसाधन है, जितने आपके पास साधन है, उन साधनों का यूज करते हुए आप निरंतर विकास करते हो। वो क्या, कौन सी अर्थव्यवस्था कहलाती है? विकासशील। और विकसित अर्थव्यवस्था कौन सी होती है? विकसित अर्थव्यवस्था का अर्थ होता है जो आपके पास संसाधन है, आपने उनका पूरा यूज कर लिया और नवीन संसाधनों का आप उदय कर रहे हैं, या उत्पादित कर रहे हैं, या आप उनको पैदा कर रहे हैं, या आविष्कार कर रहे हैं। तो भारत वर्तमान में विकासशील अर्थव्यवस्था है, क्योंकि पिछले आंकड़ों के अनुसार ये देखने में आया है कि हमारे यहाँ पर कृषि के पिछड़ेपन से हम आगे बढ़कर सेवा क्षेत्र, प्रथम और द्वितीय क्षेत्र से तृतीय क्षेत्र की ओर उन्नतिशील हो रहे हैं। प्रथम क्षेत्र प्राकृतिक क्षेत्र होता है जिसमें कृषि, खनन इत्यादि होता है। द्वितीय क्षेत्र प्रथम क्षेत्र से प्राप्त चीजों से जो उत्पादित की जाती है, विनिर्माण किया जाता है, वो चीज। और तृतीय क्षेत्र सेवा क्षेत्र, जिसमें डॉक्टर से जो अपनी सेवाएं देते हैं, जैसे डॉक्टर, टीचर, इंजीनियर, बैंकिंग, संचार इत्यादि सब, है ना। ये सब चीजें हैं। तो अब हम हमारे टॉपिक पे आते हैं कि वर्तमान में हम क्या हैं? हम विकासशील अर्थव्यवस्था के रूप में जाने जाते हैं, और वो हमारे लिए किसी विकसित अर्थव्यवस्था से कम नहीं है। अब देखो बेटा, नवीन प्रवृत्तियों में हम सबसे पहले शब्द आया उदारीकरण। उदार होना, है ना। क्या उदार होना? जो सबको स्वीकार करता है ना, किसी भी तरह की कटुता नहीं रखता, वो क्या चीज था? उदार शब्द होता है, अर्थ है। अब उदारीकरण क्या क्या अर्थ है? देखो मैंने यहाँ लिखा है, आर्थिक नीतियों, नियमों और कानूनों के सरलीकरण की प्रक्रिया। अब कितना सा आप लोगों को देखने में ऐसा लग रहा है कि कितना टिपिकल है, लेकिन इसका मैं आपको बहुत इजी लैंग्वेज में बताती हूँ। उदारीकरण का अर्थ होता है कि जो अर्थव्यवस्था है, अर्थशास्त्र जो हमारा है, उसके अंतर्गत उदारीकरण का अर्थ होता है कि अपने देश में
जो भी पहले क्या था, स्वतंत्रता के पश्चात भारत ने बहुत कठोर नियम अपना रखे थे। दूसरे देशों के साथ जब हम व्यापार करते थे तो हमारे आयात नियम थे, जो हमारे टैक्स थे वो बहुत ज़्यादा थे। परंतु वर्तमान में हमने कौन सी प्रक्रिया अपना ली? उदारीकरण की। इसमें हमने क्या करा है, अपनी आर्थिक नीतियों में बदलाव किया है, और जो हमारे रूल एंड रेगुलेशंस थे, जो टर्म्स एंड कंडीशन थे विदेशों से व्यापार करने की, उसमें हमने कटौती की है ना। और कानूनों का सरलीकरण कर लिया। पहले पेपर फॉर्मेलिटीज बहुत होती थी, परंतु वर्तमान में हमने चीज़ खराब क्यों? क्योंकि हमें विश्व की अर्थव्यवस्थाओं से प्रतियोगिता करनी है, प्रतिस्पर्धा करनी है, हमें आगे बढ़ना है। आगे बढ़ने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? अपने नियमों को लूज करना पड़ेगा। तो अब जो हमारे नियम है उसका मतलब आयात जो कर है, हमने आयात बढ़ाने के लिए हमने क्या किया है? हमने नियमों का सरलीकरण कर दिया है, हम विश्व की प्रतियोगिता में उतर गए हैं। ठीक है। अब है निजीकरण। निजीकरण का क्या अर्थ होता है? निजीकरण का होता है, जैसे अभी सपोज करो ये पेन है, इस पेन पे अपना सबका अधिकार हो, और ये पेन है, इस पेन पे एक का अधिकार हो, तो वो जो पर्सनल चीज होती है वो क्या होती है? निजीकरण। तो भारतीय अर्थव्यवस्था में आगे बढ़ने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के स्थान पे निजीकरण को बढ़ावा दिया गया है। क्यों? क्योंकि जैसे मैं हूँ, सपोज कर लो, सीधी सी बात है, मेरी बात समझ लो, अपनी बात समझ लो, कि हम अपने पर्सनल बिजनेस पे ज़्यादा ध्यान देते हैं बजाय कि हम किसी और पर, है ना। ये एक मानव स्वभाव होता है। तो निजीकरण के क्षेत्र में क्या करा हमने? निजी क्षेत्र की, सार्वजनिक क्षेत्र के महत्व को थोड़ा कम करा, क्योंकि उदारीकरण हमने अपना लिया ना। अब उससे क्या हुआ? जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं वो हमारी तरफ आकर्षित हुई। अब वो आकर्षित हुई तो वो सार्वजनिक क्षेत्र में, आज मैं अगर 1000 रुपये लगा रही हूँ तो मैं किसी के अंदर में क्यों दबूंगी? तो वही वाली बात हो गई। तो निजी क्षेत्र को बढ़ावा दिया गया, और इस क्षेत्र में 1991 में एक लाइसेंसिंग प्रक्रिया प्रवृत्ति को समाप्त करके निजीकरण को बढ़ावा दिया गया। इससे क्या हुआ? इससे ये हुआ कि जो जिनके पास पैसा है, जो इन्वेस्टर हैं, उनका आकर्षण बढ़ा। आकर्षण बढ़ा तो उन्होंने क्या करा? लाभ बढ़ा ना उनका, लागत कम हुई तो उनका लाभ बढ़ा। अब लाभ बढ़ा तो उन्होंने क्या करा? इन्वेस्ट किया। इन्वेस्ट किया तो क्या हुआ? विकास हुआ, रोटेशन हुआ ना पूंजी का। तो ये चीज वो है। अब है वैश्वीकरण। वैश्वीकरण का क्या अर्थ होता है? अच्छा, वैश्वीकरण नाम से हमें क्या लग रहा है? विश्व का एक हो जाना। यानी यहाँ पर हम कोई सामाजिक का नहीं सोच कर हम क्या सोच रहे हैं? अर्थव्यवस्था का। तो वैश्वीकरण से अर्थ है कि विभिन्न राष्ट्रों की अर्थव्यवस्थाओं का एकीकरण हो जाना, यानी विभिन्न राष्ट्रों का आपस में मिल जाना। तो इसके मध्य क्या होता है? जो राष्ट्र होते हैं उनके मध्य वस्तुओं, सेवाओं और पूंजी का प्रवाह होना चाहिए। जैसे कि हम उदाहरण लेते हैं, भारत है, भारत को अमेरिका से कुछ चाहिए, ठीक है, या खाड़ी देशों से कुछ चाहिए, तो हम उनसे ऑयल ले रहे हैं, हम उनको उसके बदले में कोई अनाज, कपास या जो भी उनकी नीड है वो हम दे रहे हैं। तो वैश्वीकरण का अर्थ हुआ कि विश्व की अर्थव्यवस्थाओं को एक कर दिया जाए, यानी कि विकास किया जाए। दूसरे अपने जो दूसरे देश है उनके साथ एक गांव की व्यवस्था, एक परिवार की व्यवस्था इसमें बना दी गई कि संपूर्ण विश्व क्या है? एक परिवार है। वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना होती है वो यहाँ पर ले ली गई। तो इसमें वैश्वीकरण की प्रक्रिया से हुआ क्या? जो राष्ट्र है, विभिन्न राष्ट्र, उनके मध्य क्या हुआ? वस्तुएं, यानी कि जैसे आयात निर्यात को बढ़ावा, है ना। आयात यानी मंगाना, निर्यात यानी भेजना। तो आयात निर्यात को बढ़ा, वस्तुएं आने जाने लगी। सेवाओं में क्या हुआ? सेवाएं क्या होती है? सेवा क्षेत्र क्या होता है? मैंने आपको पहले भी बताया है, जैसे डॉक्टर, इंजीनियर और राजदूत, ये सब क्या है? ये सेवा क्षेत्र में आते हैं। संचार, इलेक्ट्रिक चीज, तो ये सब सेवा क्षेत्र में है। तो इनका क्या हुआ? इनका भी प्रवाह यानी आना जाना, प्रवाह होना, जाना, बहना, तो आना जाना। और पूंजी, जैसे कि किसी को लोन देना, है ना। और हमारा जो इन्वेस्टर है, जो भारतीय व्यक्ति है, वो अमेरिका में जाके कोई फैक्ट्री लगा रहा है, या अमेरिकन व्यक्ति जो भारत में आके इन्वेस्ट कर रहा है, तो ये पूंजी का प्रवाह हो गया। तो ये सारे क्या होना है? ये किसके अंतर्गत आ गए? वैश्वीकरण की प्रक्रिया के अंतर्गत आ गए। इससे क्या लाभ हुआ? इससे लाभ हुआ कि विश्व एक ग्राम के रूप में, विश्व की समस्त अर्थव्यवस्थाएं आपस में मिल गई, और विकास हुआ। सबसे बड़ा बात क्या हुआ? विकास हुआ। इससे आर्थिक विकास हुआ, सामाजिक विकास हुआ, सांस्कृतिक विकास हुआ, सभी तरह के विकास इससे होते चले गए। अब आ गई, हम यहाँ तक पहुंचे। अब इसके पश्चात अभी वर्तमान में क्या हो गया है? अभी वर्तमान में हम पिछले 5-6 सालों से देख रहे हैं कि स्वदेशी की अवधारणा को बढ़ावा दिया जाने लगा है। स्वदेशी क्या होती है? स्वदेशी होती है, शब्द आपने सुना है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के मध्य भी आपने ये शब्द सुने हैं। स्वदेशी का अर्थ है अपने ही देश में बनी हुई वस्तु। अब क्या हुआ? हम विकसित हो रहे हैं, हम विकासशील हो रहे हैं।
अब हमारे यहाँ पर ये विकासशील है ना, तो हमारे यहाँ पे इतने संसाधन हैं कि अगर उनका हम सही तरीके से यूज़ करें, है ना, तो हमारे यहाँ की जो वस्तु है वो विश्व में तहलका मचा सकती हैं। तो अब जो हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री हैं माननीय नरेंद्र मोदी जी, इन्होंने इन्वेस्टर को आकर्षित करने के लिए बहुत सी विदेश यात्राएं की, सभी प्रधानमंत्री करते हैं, परंतु इन्होंने बहुत ज़रूरत से ज़्यादा की। और इनके बारे में एक बात भी फेमस हो गई थी कि घूमने वाले प्रधानमंत्री हैं। तो ऐसा नहीं है, इन्होंने विदेश जाके क्या किया, इन्होंने विदेश जाके इन्वेस्टर कि हमारे पास साधन बहुत है, आप यहाँ इन्वेस्ट करिए, आपको इससे क्या होगा, प्रॉफिट होगा। अब जो भारतीय मूल के लोग अमेरिका में रह रहे हैं, वो जब अमेरिका में बिजनेस कर सकते हैं तो वो इंडिया में क्यों नहीं कर सकते। कनाडा में जो भारतीय मूल के लोग हैं तो वो इससे क्या हुआ, आकर्षित हो गए। तो स्वदेशी की भावना को बहुत विकास दिया गया कि हमारे ही देश में वो वस्तु बन सकती है, तो हम दूसरी जगह से उस वस्तु को क्यों बनाए जब हमारे पास वो साधन अवेलेबल है, हमारे पास पूंजी है, हमारे पास श्रम है, हमारे पास स्थान है। तो स्वदेशी की भावना, अब इससे होता क्या है, स्वदेशी की भावना जब होती है बेटा, इससे होता है कि देखो, एक तो आप अपने घर में, बहुत छोटा सा उदाहरण बता रही हूँ मैं आपको इजी गोइंग में, एक तो आप घर में पिज्जा बना रहे हो, एक बाजार से मंगा रहे हो, है ना, फर्क पड़ता है ना। ऐसे घर में कोई चीज़ बनाते हैं हम, ऐसे ही स्वदेश में जब वो चीज़ बन रही है तो हमारे पास क्या हो रहा है, लागत कम आ रही है, हमारा दूसरा खर्चा कम हो रहा है, और हमें विदेशों से मंगाने की आवश्यकता नहीं है, हम विदेशों पर निर्भर नहीं है, हम खुद के आत्मनिर्भर हो रहे हैं। तो स्वदेशी की भावना का विकास हुआ है। अब आ गया कौशल विकास। कौशल विकास क्या होता है, देखो सभी में कुछ न कुछ क्वालिटी होती है, एक तो हम रफ वर्क करते हैं और एक हम फेयर वर्क करते हैं। कौशल विकास का होता है कि किसी भी कार्य को बहुत ही उत्तम ढंग से करना कौशल विकास कहलाता है, ठीक है। इसके अंतर्गत क्या किया गया है, इसके अंतर्गत 15 जुलाई 2015 को राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन की स्थापना करी गई है ना, विश्व युवक विश्व कौशल दिवस के रूप में। तो अब देखो बेटा क्या हुआ, कौशल विकास के अंतर्गत होता है कि प्रत्येक व्यक्ति में कुछ न कुछ स्किल होते हैं, कुछ न कुछ गुण होता है, उसी को कैसे विकास किया जाए। यानी कि हमारी शिक्षा के अंतर्गत भी वोकेशनल कोर्स कराए जाते हैं, जैसे है सिलाई हो गया, ब्यूटिशियन का कोर्स हो गया, कटिंग्स के कोर्स हो गए, और भी कुछ इलेक्ट्रिक कोर्स हो गए। तो इस तरीके से क्या होता है, कौशल विकास होता है। इससे क्या होता है, व्यक्ति स्वरोजगार के क्षेत्र में आगे बढ़ता है। अब जो स्वरोजगार के क्षेत्र में आगे बढ़ेगा वो स्वदेशी को बढ़ावा देगा ही देगा। तो कार्य को जितने अच्छे ढंग से आप करते हो वो आपका कौशल कहलाता है। तो ये जो पॉइंट्स हैं वो आपको समझ में आ ही गए होंगे। अब इन पॉइंट्स की डेफिनेशंस आपको करनी है, ये तो मैंने बहुत शॉर्ट्स में करा है। और एक बात और मैं आपको बताती हूँ, मंडे से आपकी शायद क्लासेस होंगी, आप स्कूल आएंगे, अपना होमवर्क कंप्लीट करके लेके आइएगा। बाकी मैं आपके इसमें वीडियो में आपको मैं रिटर्न में डाल दूँगी ग्रुप में। और इस प्रकार आज हमने क्या अध्ययन किया, हमने किया कि भारतीय अर्थव्यवस्था किस प्रकार से विकासशील अर्थव्यवस्था है, और उस विकासशील अर्थव्यवस्था के अंतर्गत ही हमने इसको विकसित बनाने के लिए कौन सी नवीन प्रवृत्तियों को अपनाया। उनमें हमने उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, स्वदेशी की भावना और कौशल विकास को अच्छे से समझने का प्रयास किया है। अब इसकी डिटेल तो आप अपने होमवर्क कॉपी में अपने बुक से, पाठ्य पुस्तक से नोट्स बना के कर लीजिएगा। ये आपका टॉपिक फिनिश हो गया है यहाँ पर। थैंक्स, ओके, इट्स ओवर।